हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अब साइंस में यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं इंटरमीडिएट का। ठीक है, इंटरमीडिएट के पहले चैप्टर में क्या है कि आवेश और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सब कुछ है। तो ये पूरा चैप्टर हम एक ही बार में प्रयास करेंगे पूरा खत्म करें और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, हर चीज स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश, है ना। तो आवेश की कल्पना जो है यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने किया था, वो भी 2500 वर्ष पहले, है ना। अब से 2500 वर्ष पहले इसके बारे में कल्पना किया था। उन्होंने क्या किया था कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, है ना। ऊन से रगड़ने पर क्या हुआ कि वो हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप लोग प्रयोग भी किए होंगे, पेन को ऐसे रगड़ करके जब एक हल्की वस्तु के संपर्क में ले आते हैं तो हल्की वस्तु क्या होती है, पेन के पास आने लगती है ना। तो ये जो है ऐसी कल्पना यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने सबसे पहले 2500 वर्ष में किया था, 2500 वर्ष पहले किया था। ठीक, इसके बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कुछ अन्य पदार्थ लिया। अन्य पदार्थ में क्या क्या लिया? कांच की छड़। क्या क्या लिया? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर रगड़ा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा। और दूसरा आबनूस की छड़ पर, क्या? आबनूस की छड़ लिया और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो क्या हुआ कि देखिए, जब इसको रगड़ा तो यहां से पता चला कि अंबर या ऊन ही नहीं, अन्य पदार्थ को भी जब रगड़ते हैं हम तो वो भी आवेशित होता, मतलब एक कुछ गुण उसमें उत्पन्न होता है। मतलब ये कांच के पदार्थ को जब रेशम से कपड़े पर रगड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार का आवेश इस कांच पर उत्पन्न होता है। और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इस आबनूस की छड़ पर भी एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो जो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है इसको धन आवेश कहा गया। कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ इसको धन आवेश कहा, और आबनूस की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋण आवेश कहा। मतलब इन पदार्थों को रगड़ करके यदि देखिए इन दोनों को एक दूसरे के पास ले आया गया, यानी कांच और बिल्ली की खाल को लाया गया, तो क्या हुआ? ये दूर जाने लगे। फिर इन दोनों को ले आया गया तो ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? दूर जाने लगे। मतलब ठीक, इन दोनों में दूर जाने लगे। फिर क्या किया गया? फिर क्या किया कि देखिए इनको रगड़ने के बाद, दोनों पदार्थों को रगड़ने के बाद एक दूसरे के संपर्क में ले आया। मतलब किसको? इन दोनों को, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब एक दूसरे के संपर्क में ले आया तो ये क्या हुए? पास आने लगे, मतलब आकर्षित करने लगे। ठीक, और इसमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षित करने लगे यानी दूर हटने लगे। ठीक, फिर क्या किया? इन दोनों को भी संपर्क में ले आए तो क्या हुआ? ये आकर्षित करने लगे। इसका मतलब यहां से कुछ निष्कर्ष निकाला इन्होंने, क्या कि जो चीज यहां उत्पन्न हो रहा वही यहां भी है। यानी कांच की छड़ पर जो आवेश है वो धन आवेश है और बिल्ली की खाल पर भी धन आवेश है। ठीक है, आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश है, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश। मतलब जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है? एक में धन आवेश, दूसरे में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। मतलब समझे, ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे धन आवेश ऋण आवेश, तो आसानी समझ में आएगा कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, कांच में से इलेक्ट्रॉन रेशम में आया है। इसका मतलब रेशम में इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है, कांच में कम हुआ है। यहाँ धन आवेश उत्पन्न हुआ, यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ कि आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़े हैं तो यहाँ क्या हुआ? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ पर गया। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता? बहुत पहले से जान रहे हो, ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन ऋण जिस पर जाएगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होगी मतलब वहां धन आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन जहां बढ़ जाएगा यानी ऋण बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवेश, आवेश से संबंधित नियम। मतलब आवेश की कल्पना कैसे की गई, क्या होता है। ठीक है, अब आवेश देखिए यहां से कितने प्रकार का मिला? 2 प्रकार का मिला। आवेश कितने प्रकार का मिला? 2 प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार का होता है।
एक यहाँ हम कर दे रहे हैं धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो ये देखिए जो धन आवेश है ये कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से, अभी हमने बताया। बताइए ये ऋण आवेश जो है ये कैसे उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएगा यानी ऋण बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, ठीक। या इलेक्ट्रॉन जब कोई ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। और धन आवेश कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, ठीक। ये हो गया हमारा धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश, ठीक। अब इसके बाद आगे समझते हैं कि ये आवेश है ना, आवेश यानी विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक। विद्युत आवेश होता क्या है, इसको समझने से पहले, विद्युत आवेश की परिभाषा समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत प्रभाव क्या होता है और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये विद्युत प्रभाव, जैसे ये धन आवेश है ये ऋण आवेश है, तो इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच आकर्षण होगा, मतलब विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और यदि ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब ये धन आवेश है और दूसरा भी धन आवेश है, ठीक, ये कर लो, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इधर जाने का प्रयास करेगा, ये इधर जाने का प्रयास करेगा, दोनों एक दूसरे की ओर, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेशों में प्रतिकर्षण। यही जो है विद्युत प्रभाव कहलाता है। विद्युत प्रभाव क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण, ये जो है क्या कहलाता है, विद्युत प्रभाव। अब ऐसे समझ लीजिए चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबक में जिस प्रकार से, देखिए विद्युत में जिस प्रकार से धन आवेश ऋण आवेश होता है, वैसे चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। दो ध्रुव होते हैं ना चुंबक में, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो अब वही बात यहाँ भी है कि समान ध्रुवों में क्या होता है, समान ध्रुवों में मान लीजिए यहाँ उत्तरी ध्रुव लिख दे रहे हैं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव लिख दे रहे हैं, तो इसी में समझ लीजिए। तो ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये समान ध्रुव हैं, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और दक्षिणी ध्रुव है तो इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, और यदि उत्तरी दक्षिणी कर दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, ये जो है चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब समझिए विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश जो है वो क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसके कारण विद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, आवेश के कारण, यानी विद्युत आवेश के कारण। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा के लिए, कि किसी पदार्थ का वह गुण, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक। ये हो गया हमारा विद्युत आवेश। अब समझिए आवेश संरक्षण का नियम, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो जो भी संरक्षण का नियम आप पढ़ चुके हैं, जो भी संरक्षण का नियम है उसी में यह कहा जाता है कि ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम क्या कहेंगे, आवेश के संरक्षण के नियम को क्या कहेंगे, बताइए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं मूल आवेश। क्या पढ़ेंगे, मूल आवेश।
तो मूल आवेश जो है ये क्या होता है, ये चलिए इससे लिखते हैं मूल आवेश। तो मूल आवेश जो है वो क्या है, आवेश की न्यूनतम इकाई होती है। सबसे छोटा आवेश जो है वो मूल आवेश होता है। या सीधे सीधे कह लीजिए कि किसी भी पदार्थ में आवेश कितना हो सकता है, न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। अभी हमने बताया कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, जब एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाता है, तो जिसमें से निकल करके जा रहा है वो धन आवेशित हो जाएगा, जिसमें जा रहा है वो ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या कमी या अधिकता से ही आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश किसी दूसरे वस्तु पर उत्पन्न होगा, उतना होगा या उसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना इतना आवेश उत्पन्न होगा। तो इस नियम को जो है ना क्वांटीकरण कहते हैं, अभी बता रहे हैं। तो मूल आवेश समझ लीजिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे, मूल आवेश को क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। साथ में बोलिए, याद हो जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, ये हो गया। अब मूल आवेश के बाद हम समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटी। अब समझते हैं क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है कि अभी हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश होता है, उसी को मूल आवेश कहते हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन जब दूसरे पर जाता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन पर जो आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणित होता है। मतलब किसी वस्तु, कण या आयन पर जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणित होता है। मतलब उस आवेशित वस्तु पर, कण पर, आयन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो आवेश जो है, आवेश यहां फिर से लिखेंगे हम, किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित वस्तु, कण अथवा आयन, आयन पर आवेश कितना होगा, Q बराबर N इंटू E हो सकता है। ठीक, ये हो गया आवेश। ठीक, अब यहां देखिए इसमें Q क्या है, आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। N क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक, N क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऋण आवेश होगा, प्रोटॉन है तो धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश, ये तो सब जान ही गए हो। तो यहाँ इस फार्मूले की सहायता से हम सवाल भी लगाएंगे। तो क्वांटम प्रकृति समझ गए, फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, किसी वस्तु, यही लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणित होता है। अर्थात किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हो सकता है। अब नई लाइन से लिखिए कि यदि किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, Q बराबर N E, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Q जो है वो आवेश है, उसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, तो ये हो गया क्वांटम प्रकृति। तो आवेश से संबंधित इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, परिचय। इसके परिचय के बाद अब देखते हैं कूलाम का नियम। ठीक, चलिए कूलाम का नियम समझते हैं। आइए अब समझते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, देखिए पहले समझ लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। कूलाम जो है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कूलाम ने जो है प्रयोग के आधार पर ये बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, देखिए आप खुद से भी समझ सकते हैं, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश कर लीजिए, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो समझिए अगर आवेश बढ़ गया, आवेश अगर बढ़ गया तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा,
बढ़ जाएगा। तो जब आवेश बढ़ गया तो आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, चाहे ये वाला आवेश बढ़े चाहे ये वाला, दोनों आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ ही जाएगा। तो पहली बात ये बताया कि किन्हीं, अच्छा ये कब बताया था, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मान लीजिए ये Q1 है ये Q2 है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात, बीच की दूरी समझिए, दूरी अगर बढ़ा दें तो दूरी बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच आकर्षण बल बताइए ज़्यादा होगा कम होगा, दूरी बढ़ गई, दूरी आवेशों बढ़ती जाएगी तो बल घटता जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम है इनका। तो हम परीक्षा में लिखेंगे इसको कैसे, पहले हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम इस प्रकार से, फिर यहाँ नीचे से यहाँ शुरू करिए क्या कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर बताया क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिखना, क्या लिखना है, यही चीज़, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसी को शब्दों में लिखना। कैसे लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, बोलते जाइए, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए वर्ग है ना, स्क्वायर लगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम में लिखना है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में, कह लीजिए निर्वात में, या पहले से ये लिख सकते हैं, यदि निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 Q2 दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित हैं, ऐसे करके इस प्रकार से दो बिंदु आवेश बना लीजिए ऐसे, ठीक, दो बिंदु कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए Q1 और दूसरी जगह Q2, बीच की दूरी r कर दीजिए, ये बना लीजिए। अब फिर लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, या कहेंगे r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला बल, या लिख दीजिए कूलाम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला बल, या आवेशों के बीच लगने वाला बल, अनुसार आवेशों पर लगने वाला बल कितना होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r², यहाँ ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए जब प्रोपोर्शनल लग गया तो ये प्रोपोर्शनल का निशान हम हटाते भी हैं, तो हटाएंगे तो कौन सा क्या आएगा, बराबर लगाएंगे, और एक नया नियतांक आता है और उस नियतांक को कहेंगे 4πε0 Q1 Q2 अपान r², ये हो गया हमारा F, यानी लगने वाला बल। इतना लिखने के बाद अब नीचे लिखिए कि 1/4πε0 क्या है, एक नियतांक है ना, तो नीचे से लिखेंगे 1/4πε0 एक क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है जिसका आंकिक मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, समझिए किसका मात्रक, यही 1/4πε0 का मात्रक, यानी ये वाला चीज़, इसका मात्रक हम कितना लिखेंगे, देखिए ये है। अब इतना का मान यदि हमको निकालना है तो Q1 Q2 और r² को उधर ले जाएंगे, और जब उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, F(r²), देखिए r² ऊपर गया ना, F(r²) और नीचे Q1 Q2, F का मात्रक देखिए न्यूटन, r² गया मीटर² बटे कूलाम², तो ये हो जाएगा इतना न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम²।
इतना ये इसका आंकिक मान हो गया। अब इसके बाद एक कूलाम की परिभाषा यदि हमको देनी है, एक कूलाम की परिभाषा देनी है तो उसको कैसे देंगे? अब देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे, है ना। कूलाम का नियम लिखिए, ये मान करके ये बल निकाल लीजिए, ये नियतांक हो गया आंकिक मान। अब देखिए कूलाम का एक कूलाम कैसे परिभाषित करेंगे। एक कूलाम परिभाषित करने के लिए यहाँ हम मान लेंगे कि यदि, दूसरे पेन से लिखते हैं कि यदि Q1 बराबर एक कूलाम मान लें और Q2 बराबर भी एक कूलाम और बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर रख दीजिए। बीच की दूरी 1 मीटर अगर रख देंगे तो क्या आएगा बताइए? तब मिलेगा हमें F बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना मिला? 9 × 10⁻9 ये हो गया। और Q1 Q2 का मान कितना लिखेंगे? 1 × 1/1, तो ये कट जाएगा, कितना मिलेगा? 1 ही हो जाएगा। यानी बल लगने वाला कितना हो गया? 9 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक, तो अब कैसे परिभाषित करेंगे इसको? देखिए एक कूलाम वो आवेश है जिसे निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर, एक कूलाम के 2 बिंदु आवेश, चलिए एक कूलाम वह आवेश है जिसे 1 मीटर दूरी पर उसी प्रकार के सजातीय आवेश को रखने पर जो बल लगता है उनके बीच प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, कैसे कहेंगे कि एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जिसे निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने पर इन आवेशों के बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। अब यदि सजातीय कहेंगे तो वहाँ प्रतिकर्षण कह लीजिए, और यदि आवेश का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी धन आवेश, समान आवेश भी हो सकता है और समान प्रकृति का आवेश हो सकता है, यानी सजातीय आवेश हो सकता है और विजातीय आवेश भी हो सकता है। तो जब सजातीय आवेश होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश होगा तो आकर्षण। ठीक है, तो ये हो गया एक कूलाम की परिभाषा। अब एक कूलाम की परिभाषा करने के बाद देखिए अगला पॉइंट इसी में है कि यदि इन दोनों आवेशों को, है ना, नीचे से आप लिखेंगे कि यदि दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए, यदि दोनों आवेश कहाँ हों? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो। यदि दोनों आवेश कहाँ हो? आवेश के परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या होता है? देखिए जो वस्तु कुचालक होती है ना, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं ना, जो विद्युत का कुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत। यानी परावैद्युतांक उस कुचालक पदार्थ का होगा। तो कुचालक पदार्थ मतलब जिसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच, निर्वात मान लीजिए है, कांच है, लकड़ी है या कागज है या तेल है, तो ये जो है क्या हो गए? कुचालक पदार्थ। तो ऐसे माध्यमों में यदि आवेश को रखा जाए तो क्या होगा? यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, वाले माध्यम में हो तो लगने वाला बल F कितना हो जाएगा? अब देखिए माध्यम में है तो हम यहाँ Fm लिखेंगे, है ना। तो वहाँ बल जो था उसको मान लीजिए समीकरण 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख देंगे, है ना। तो Q1 Q2/r² ये मिल गया। अब देखिए जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में हम रख देंगे तो बताइए लगने वाला बल बढ़ गया कि घट गया? क्योंकि K से भाग देंगे तो K का मान 1 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा। तो देखिए नीचे वाला मान बढ़ जाएगा ना, तो जब ये मान बढ़ गया तो Fm का मान कम हो जाएगा, यानी लगने वाला बल घट जाएगा। किसी माध्यम में आवेश रखा जाएगा तो उसके बीच, उन आवेशों के बीच लगने वाला बल घट जाता है। ये पॉइंट मिल गया। अब समीकरण 1 और 2, अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक क्या है इसको परिभाषित करना है बल के आधार पर, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखिए समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, अब भाग दे लीजिए क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ से मिला, चलिए F/Fm कर लीजिए। तो F का मान जो भी है वो क्या है उसको लिखिए, क्या है? ये लाल से लिखें, स्पष्ट दिखेगा। तो F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² ये है, और बटे
बटे में क्या है 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए यहाँ के है तो Q1 Q2/r²। तो देखिए ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, 4π सब कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ मिला क्या 1/1 देखिए के ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा F/Fm बराबर के मिल गया। यानी माध्यम का परावैद्युतांक किसके बराबर हो गया। देखिए ये निर्वात में लगने वाला बल F था, F क्या था निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल, और Fm क्या है माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ से हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात जो होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक, तो ये यदि माध्यम के परावैद्युतांक को अगर विद्युतशीलता के रूप में यदि परिभाषित करना है तो क्या करेंगे। देखिए यही समीकरण 2 में यहाँ नीचे लिखेंगे, समीकरण 2 में ε0 के की स्थान पर एप्सिलॉन रखने पर क्या कहेंगे, ε0 के स्थान पर एप्सिलॉन रखने पर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ क्या हो जाएगा ε0 = एप्सिलॉन। तो यहाँ से के बराबर देखिए क्या मिला कि माध्यम की विद्युतशीलता जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर है। क्या ये माध्यम की विद्युतशीलता जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से माध्यम का परावैद्युतांक कितना मिलेगा ये बताइए। एप्सिलॉन ये के बराबर एप्सिलॉन है, ε0 को नीचे लाएंगे तो ये देखिए बटे में हो जाएगा ना, ये गुणा है इधर, तो ये मिल गया हमारा। तो के बराबर ε/ε0। तो यहाँ से परिभाषित कीजिए कैसे करेंगे। देखिए किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम उसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं क्या कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो गया विद्युतशीलता माध्यम का परावैद्युतांक कूलाम का नियम पूरा। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए ε0 की बीमा और उसका आंकिक मान निकाल लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा चलिए एप्सिलॉन का आंकिक मान मात्रक और बीमा निकालते हैं। तो देखिए ε0 क्या है, इसमें निर्वात की विद्युतशीलता है। अब चूंकि हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻⁹। मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो हो गया 1/4πε0 का। तो यहाँ से देखिए ε0 इधर लाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा देखिए ये हो गया। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और लगा देंगे, आसानी हो जाएगी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 4πε0 9 × 10⁻⁹। ठीक, बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ε0 बराबर क्या मिलेगा 1/4π और इधर 9 × 10⁻⁹ हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, ये देखो 4 है, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे 9 × 10⁻⁹। अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए इसका मात्रक भी हमको यहाँ लिखना है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए ε0 इधर करेंगे तो ये इधर आएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। देखिए 1/ε0 है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। तो ε0 बराबर निकालेंगे तो देखिए जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए आंकिक मान और मात्रक दोनों लिख लिए। अब बीमा निकाल करके देखते हैं। देखिए बीमा निकालेंगे कैसे, बीमा हो जाएगा ε0 की बीमा। तो बीमा निकालिए कितना आएगा, ये कूलाम है आवेश, Q बराबर IT होता I का A T का T, तो AT हो गया। अब स्क्वायर लगा दीजिए इसमें, चलिए यही लगा देते स्क्वायर। अब बटे न्यूटन बल का मात्रक बीमा होती है mLT - 2 और ये मीटर का हो गया L। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।
तो ये होगा यल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, +4। अब यम देखिए, यम पहले लिखिए, यम इनवर्स हो गया, ए स्क्वायर है ही और टी माइनस टी 4 हो गया। यल को ऊपर ले जाएंगे, देखिए 2 यल यहाँ 1 यहाँ, तो कितना हो गया, यल क्यूब हो गया। तो ये हो गया हमारा बीमा, यम इनवर्स ए स्क्वायर टी पावर 4 यल क्यूब। ठीक, तो ये देखिए आंकिक मान मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बीमा हो गई यम इनवर्स ए। अच्छा इतना बीमा है, इसके आधार पर भी आप मात्रक लिख सकते हैं ना। तो यम का मात्रक देखिए, यम क्या है, द्रव्यमान, तो यहाँ से होगा किग्रा इनवर्स एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, और टी क्या है, समय यानी सेकेंड पावर 4, यल क्या है, मीटर क्यूब। तो ये भी एक मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा पहले। ये आवेश है, तो आवेश का चारों तरफ का अपना क्षेत्र होगा, जहाँ तक ये दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है ना। ये देखिए समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा और इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जहाँ तक ये आवेश जहाँ तक दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है वो उसका विद्युत क्षेत्र होता है। तो परिभाषित करने के लिए यहाँ विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक यह दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब समझिए विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में जो होता है ये आकर्षण प्रतिकर्षण किसके कारण होता है, कल्पना किया गया है विद्युत बल रेखाओं के कारण, है ना। तो समझिए विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, क्या विद्युत बल रेखाएं। अब ये क्या होती हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र में निष्कोण मतलब समझिए जैसे ऐसे कोण बना ना, तो ये अगर इस प्रकार से हो गया, देखिए ऐसे आ गया, ये वक्र हो गया ना, तो यहाँ कोण नहीं है, तो वक्र टाइप का ये जो होता है यही होता है निष्कोण। तो निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। फिर सुनिए क्या क्या होता है। पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं हैं, और होती कहाँ हैं, विद्युत क्षेत्र में। काल्पनिक रेखाएं हैं, निष्कोण वक्र पर ही खींची जाती हैं। और ये बल रेखाएं देखिए धन आवेश से चलकर कहाँ, ये मान लीजिए ये धन आवेश, ऐसे कर लीजिए ये धन आवेश है और ये दूसरा ऋण आवेश है। तो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं ये इस प्रकार से। ठीक, और भी खींच देते हैं इसे, ये बल रेखाएं हैं। तो अब एक बार फिर से परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, फिर इसकी विशेषताएं समझते हैं। परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला पॉइंट हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी, समझिए इस पर स्पर्शी खींचेंगे तो यहाँ धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी वहाँ पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी बल रेखाएं ऐसे भी आप खींच सकते हो, ये हो गई इस प्रकार से, ऐसे और भी दिखा दो यहाँ। ठीक, और यहाँ से भी ये यहाँ देखिए ऋण आवेश की ओर आएंगे, है ना, ऋण आवेश की ओर ऐसे दिखाएंगे। हाँ, धन आवेश से दूर जाएगी, ऋण आवेश की ओर आएगी। देखिए 2 पॉइंट हो गया विशेषता। तीसरी पॉइंट समझिए कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यदि प्रतिच्छेदित कर दें तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए एक बल रेखा आकर के यहाँ काट दिया, लिक्विड रेड पेन से बनाया इसको, तो ये आकर के बल रेखा यहाँ से इसको यदि प्रतिच्छेदित कर देती है तो क्या होगा, इस बल रेखा पर भी देखिए इस बिंदु पर
एक स्पर्शी यहाँ से होके जाएगी और एक स्पर्शी यहाँ से होके जाएगी, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्शियाँ हो गई। तो अभी हमने बताया कि बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी जो होती है वहाँ पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो एक ही बिंदु पर देखिए दो दिशाएं हो गई, जो कि संभव है नहीं। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब समझिए चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि विद्युत बल रेखाएं, देखिए अब समझिए कि समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो समान आवेशों में देखिए ये प्रतिकर्षण का कारण क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। जब एक धन आवेश, देखिए ये है, ये दूसरा धन आवेश है, तो दोनों के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी के कारण समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और दूसरी बात कि विपरीत आवेशों में आकर्षण क्यों होता है, इसके लिए लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं जो है ये कैसी होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। कैसी, लचकदार डोरी की तरह होती हैं और एक दूसरे से ये क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान विपरीत आवेशों में क्या होता है, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये हो गया विद्युत बल रेखाएं और उनके प्रकार। चलिए अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए, ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है मान लीजिए, तो इसके कारण अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई, देखिए इसके वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश मतलब जिस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर F/Q0, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो यहाँ यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से लिखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र E में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए इसका मात्रक हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक। चलिए बताइए इसका मात्रक क्या हो। पहले दिशा समझ लीजिए, दिशा किधर होता है समझिए। ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि है। ये है सदिश राशि है। ठीक, अब इसकी दिशा किधर होती है, जिसकी दिशा, इसकी दिशा देखिए धन आवेश है ना, तो धन आवेश के विपरीत होती है। तो ऐसे लिख लीजिए, जिसकी दिशा ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर और धन आवेश के विपरीत होती है, धन आवेश के विपरीत होती है, बस। ठीक, विपरीत होती है। अब इसका निकालेंगे हम क्या, मात्रक। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या बताइए, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, मात्रक हो गया। अब विमा निकाल लीजिए। यही विमा क्या होगा, बल का विमा क्या होती है, mLT-2 और आवेश का क्या होगा, AT। अब इसको ऊपर कर लीजिए, क्या मिलेगा, यम, ए ऊपर कीजिए A इनवर्स और ये L है T-2, एक और -3, ये आ गया विमा। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या निकालनी है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे लिखेंगे, देखिए शुरुआत में ऐसे जैसे हम बोलते जाते हैं ऐसे क्रम से लिखिएगा, है ना। क्या कि +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश है, +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश है। इससे यह बिंदु O पर स्थित है निर्वात में। कैसे, निर्वात में +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर, कितना, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है।
परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो इस परीक्षण आवेश Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लस Q कूलाम के आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? फिर से एक बार सुनिए कि माना निर्वात में प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे हम कि परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल बताइए कितना होगा? कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर, ये लगने वाला बल हो गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समझिए ये बल मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा E बराबर F अपान Q नॉट, इतना लिखेंगे। अब समीकरण 1 से मान रख दीजिए। समीकरण 1 से F का मान रखने पर मान रखिए तो क्या मिलेगा? E बराबर F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। अब देखिए इतना तो F हो गया, अब बटे Q नॉट करेंगे। बटे Q नॉट यानी नीचे बटे में Q नॉट। अभी देखिए Q नॉट कैंसिल हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना मिल गई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मिल गई। ठीक है, अब देखिए यदि ये धन आवेश है, ये क्या है? धन आवेश है। यदि प्लस Q कूलाम का धन आवेश है, यहाँ हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यदि प्लस Q कूलाम का आवेश ये मतलब यदि ये बिंदु आवेश धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? किधर होती है? धन आवेश के विपरीत, यानी O से P की ओर होगी। किधर होगी? O से P की ओर होगी। यदि प्लस Q कूलाम का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? O से P की ओर। और यदि माइनस Q कूलाम का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? ऋण की ओर होती है। यह ऋण होता तो P से O की ओर होती, P से O की ओर होती। ठीक, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि देखिए कई आवेश हों, यदि कई आवेश हों तो इन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो वो कितना होगा? समझिए, तो हम मान लेते हैं कि यदि कई आवेश, अनेक आवेश, कई, चलिए यदि कई आवेश, अब वो क्या माने हम? Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट आवेश, ये कई आवेश हैं, इन सभी के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, कई आवेश Q1 Q2 Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है ना? तो इन सब कई आवेश Q1 Q2 Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं कौन कौन? हम मान लेते हैं Q1 के कारण E1 है, Q2 के कारण E2 है, Q3 के कारण E3 है। तो तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर? सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट, ये सदिश लगा दीजिए, इसमें सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मिल गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, और कई आवेश हैं जिनके कारण ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसके बाद समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसको समझिए। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, क्या? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझिए, ये मान लीजिए प्लस Q कूलाम का आवेश है,
ये माइनस क्यू कूलाम का आवेश है और ये हो गया हमारा, ये हो गया माइनस क्यू कूलाम का आवेश और ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश, ठीक है। और इनके बीच की दूरी 2L है। मतलब जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जिस निकाय की रचना करते हैं उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसमें देखिए, इसका इसके बाद होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P बराबर क्या होगा? वैद्युत ध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर क्या होगा? Q × 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसका मात्रक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा? Q × ये मात्रक होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और दूरी का मात्रक मीटर। कूलाम × मीटर हो गया। विमा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, Q का क्या होगा? AT और लंबाई का L, ATL हो गया। तो ये हो गया मात्रक। वैद्युत ध्रुव समझ में आया? परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से क्या? एक आवेश। दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो चलिए ये हो गया वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब समझते हैं बलयुग्म। बलयुग्म क्या होता है? देखिए बलयुग्म क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए, आगे फिर मिलेगा। बलयुग्म क्या होता है? जब देखिए ये कोई पिंड है, वस्तु है, कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें बल, एक बल इधर लग रहा है या जितना बल इधर लग रहा है उतने बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये देखिए दोनों बल समान हैं और समांतर हैं, विपरीत दिशा में हैं। समान हैं, समांतर हैं, विपरीत दिशा में हैं। तो जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो वो बलयुग्म होता है। क्या होता है? बलयुग्म। समझ गए? अब बलयुग्म होता जिससे वैद्युत ध्रुव समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, वैद्युत ध्रुव बन गया। ठीक है, वैसे बलयुग्म बन गया। बलयुग्म कैसे बना? ये समान समांतर बल जब विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो बलयुग्म होता है। ठीक, फिर सुनिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैसे इसमें क्या कहेंगे? बलयुग्म। जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तो इसे बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से, देखिए यहां हम लिखेंगे बलयुग्म आघूर्ण बराबर क्या होगा? दोनों बलों में से एक बल। ठीक है, एक बल गुणे बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, देखिए ये दोनों बल लग रहे हैं, लंब ये है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, अब जैसे बलयुग्म आघूर्ण, जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मात्रक निकाला विमा, वैसे इसमें निकाल लीजिए। मात्रक इसका क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो हो गया न्यूटन × मीटर। अब निकाल लीजिए इसकी विमा। क्या निकालेंगे? विमा निकालिए। तो क्या होगा? बल की विमा mLt-2 और ये हो गया लंबाई की हो जाएगी L, तो पूरा मिला दीजिए तो बन जाएगा mL2t-2। ये हो गई विमा। तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण आगे फिर भी मिलेगा ना, वैद्युत ध्रुव भी मिलेगा। चलिए इसके बाद अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए तो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, है ना। जो कह रहे हैं वही लिखना है। क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A बिंदु पर -q कूलाम का आवेश, B बिंदु पर +q कूलाम का आवेश, बीच की दूरी 2L है, बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से, देखिए बीच की दूरी 2L हो गई, मध्य बिंदु O हो गया। O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब इसी अक्ष पर,
अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। हेडिंग डाल करके यही लिखना आपको, क्या लिखना है कि एक वैद्युत ध्रुव AB, निर्वात में स्थित एक वैद्युत ध्रुव AB जिसके A बिंदु पर -q कूलाम का आवेश, B पर +q कूलाम का आवेश है, बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे मिलती है, E बराबर 1/4πε0 q/r², यानी आवेश और दूरी चाहिए, तो हम दूरी हम निकाल लेंगे। दोनों आवेशों से दूरी निकालिए पहले, तो क्या करेंगे, -q कूलाम के आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी आएगी बताइए, माइनस, देखिए ये O है तो आधा इधर, देखिए पूरी दूरी 2l है तो आधा l हो जाएगा, ये भी आधा l है ना। तो अब देखिए ये यल यहाँ रेड से लिखें स्पष्ट रहेगा, यल हो गया, ये भी यल हो गया, है ना। तो अब देखिए ये पूरा r है, इसमें यल और जोड़ दीजिए तो -q से p की दूरी मिल जाएगी, r और यल, r प्लस यल, तो ये दूरी -q कूलाम के आवेश से कितनी हो गई, r प्लस यल। अब इसी प्रकार से निकाल लीजिए, -q कूलाम के आवेश, -q कूलाम के आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी बताइए, ये माइनस था ये प्लस वाला, तो +q कूलाम के आवेश से कितनी दूरी हो जाएगी, देखिए ये कितना होगा, ये इतना r है, ये पूरा r है, उसमें से l निकाल दीजिए, ये दूरी मिल जाएगी। देखिए यही दूरी निकालनी ना, इतना ही दूरी निकालनी, इतना, तो ये पूरा r है, उसमें से l माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r - l। ठीक, अब क्या करेंगे, दूरी मिल गई, अब दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे -q कूलाम के आवेश के कारण P पर, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0 q/ क्या होगा, r², r की जगह कितना, -q कूलाम के आवेश से दूरी कितनी है, r प्लस l, ये होल स्क्वायर, ये मिल गया समीकरण 1। अब देखिए E1 की दिशा किधर होगी, यहाँ बिंदु P पर E1 किधर होगा, माइनस की ओर होती है दिशा, है ना, बताया ना वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है, ऋण आवेश की ओर, धन के विपरीत। तो ऋण आवेश देखिए इधर है ना, ऋण आवेश इधर है, यहाँ P से इधर है तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, है ना, ऋण आवेश की ओर होता है, तो ये हो गई E1 की दिशा। अब निकालेंगे E2 की दिशा, कैसे लिखेंगे, +q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बताइए, इसको मानेंगे E2 1/4πε0, आवेश तो वही Q है और Q प्लस Q से दूरी r - l हो गई, r - l का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये मिल गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 की दिशा किधर है, P से A की ओर, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं P से A की ओर। ठीक, और यहाँ ये समीकरण 2 किधर है, ये प्लस है ना, तो +q कूलाम का आवेश प्लस इधर है, यहाँ से धनावेश इधर है ना, तो इसी के विपरीत होगी, E2 की दिशा, धन इधर है, इसी के विपरीत इधर आएगा, तो E2 की दिशा ये हो गई। ठीक, तो किधर, B से P की ओर, ये आ गया B से P की ओर। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, देखिए अब यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में है, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। कैसे लिखेंगे, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः
यहाँ लिखेंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी भाई, अंतर के बराबर होगी ना, जब विपरीत दिशा में है तो अंतर के बराबर होगी। यानी अब देखिए E1 माइनस E2 करना कि E2 माइनस E1 करना, जो ज़्यादा होगा उसमें से करेंगे। बताइए कौन ज़्यादा, E1 या E2? E1 कैसे ज़्यादा हुआ, ये देखिए प्लस में नीचे वाला मान बड़ा है ना, तो ये बताइए 5/3 बड़ा है कि 5/2? कौन बड़ा है, 5/2 बड़ा है। इसका मतलब नीचे वाला मान यदि छोटा है तो पूरा मान बड़ा आएगा। तो नीचे वाला मान देखिए इसमें छोटा है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, छोटा है तो ये पूरा मान बड़ा होगा, यानी E2 ज़्यादा है E1 कम है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1 कर लीजिए। E2 कितना है 1/4πε0 और ये Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस कर लीजिए E1 कितना 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यही लगा लीजिए, अब Q/4πε0 कामन लीजिए तो क्या मिलेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब Q/4πε0 देखिए हर बराबर नहीं तो इधर गुणा हो जाता, R माइनस L R प्लस L, स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर भी लगा लीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, E बराबर है ना, तो यहाँ से E बराबर क्या मिलेगा Q/4πε0, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्रसार कीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और बार माइनस है ना, ये माइनस लगाइए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा अंदर, तो कितना आएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए हम माइनस आता फिर माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2RL बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर से होल स्क्वायर है इसमें, तो R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, यहाँ जो भी बचा है उसको लिख लीजिए Q/4πε0, ठीक है 2RL ये आ गया 4RL बटे, एक काम और यहाँ कर लीजिए, चूँकि L स्क्वायर का मान बहुत छोटा है R स्क्वायर से, है ना, L स्क्वायर जब बहुत छोटा है तो इसको हम हटा सकते हैं, चूँकि माइनस या प्लस करके है तो छोटा मान हटा दिया जाता है। तो ये R स्क्वायर L स्क्वायर हट गया, R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा R⁴, ठीक। अब एक R यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ घात 3 बचेगा, है ना, तो इसको हम लिखेंगे कितना, ये चलिए अब कहाँ लिखें इसको, चलिए यहीं लिखते हैं। तो ये मिल गया 1/4πε0, क्यों इधर लाइए, ये 4 को लिख दिए, 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना 4 का, तो 2 यहाँ हम लिखे हैं। अब लिखेंगे Q, अब देखिए 2 बचा हुआ है वो 2, R तो कट ही गया, यहाँ बचा L बटे R की घात 3 है ना, देखिए एक R कट गया तो यहाँ घात 3 बचा, Q × 2L, चूँकि यहाँ मिलता है P बराबर, अभी हम पढ़े हैं P बराबर Q × 2L, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q × 2L। तो अब यहाँ रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा E बराबर, फाइनल सूत्र क्या मिला, E बराबर 1/4πε0, ये हो गया 2 Q × 2L के यहाँ क्या लिखेंगे P/R³, ये R³, ये मिल गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, वैद्युत ध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। चलिए तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा बोर्ड में। तो इसके बाद अब देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलिए अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, है ना। तो निरक्षीय स्थिति में लिखने के लिए देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, कैसे हम बोलते जाते हैं समझते जाइए कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, निर्वात में स्थित एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A बिंदु पर
प्लस क्यू कूलाम माइनस क्यू कूलाम का आवेश है और बी पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और बीच की दूरी 2L है और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में या कह लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यहाँ मान लेते हैं बिंदु P है R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, तो दूरी देखिए धन आवेश से P की दूरी निकाल लेंगे और ऋण आवेश से P की दूरी। ठीक, तो चलिए पहले दोनों दूरियां निकालते हैं। ये O से B की दूरी ये कितनी हो जाएगी L और इधर ये हो जाएगी L, है ना। तो अब देखिए ये P से B की दूरी कितनी होगी, आप यहाँ से लिखते हैं -Q कूलाम के आवेश से बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है, तो P की दूरी लिखेंगे यहाँ। तो P की दूरी कितनी होगी बताइए, A से P की दूरी कितनी होगी। देखिए ये लंब है, ये आधार है, देखिए लंबवत दूरी है ना, लंबवत ये अनिरक्षीय स्थिति मतलब लंबवत होता है, तो 90 अंश है, तो ये कर्ण होगा लंब और आधार। तो कर्ण का मान कितना होगा यहाँ से बताइए, r² प्लस L²। ठीक है, तो ये देखिए ये दूरी मिल गई। इसी प्रकार से निकालेंगे अब, जैसे पिछले निगमन में किया था ठीक उसी प्रकार से। प्लस क्यू कूलाम के आवेश से P की दूरी लिख लीजिएगा, के आवेश से बिंदु P की दूरी अब कितनी होगी, √ वही दूरी है लंब आधार r² प्लस L², ये हो गया। अब देखिए दूरी मिल गई तो अब वैद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र अब निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे -Q कूलाम के आवेश के कारण कहाँ P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये मान लेंगे हम पहले E1 -Q के कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा उसको क्या मानेंगे E1। तो ये E1 कितना होगा 1/4πε0 और Q बटे r², यानी यही दूरी का स्क्वायर। तो A से P की दूरी कितनी है, यही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो मिलेगा क्या r² प्लस L² हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए E1 की दिशा किधर होगी, E1 की दिशा किधर होगी, अभी हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो किधर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है और धन के विपरीत। तो यहाँ बिंदु P पर E1 की दिशा देखिए ऋण की ओर, तो यहाँ P से ऋण आवेश इधर ही है ना, तो ये हो गया हमारा, चलिए दूसरे पेन से यहाँ लिखते हैं। तो E1 की दिशा देखिए ये हो जाएगी हमारी, ये E1 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से अच्छा यहाँ ये भी लिख दीजिए कि E1 की दिशा किधर है, ये समीकरण 1 माने किधर है, P से A की ओर, यहाँ लिख दीजिए P से A की ओर। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे धन आवेश के कारण प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ लिख लें प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण कहाँ P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखिए E2 बराबर 1/4πε0, आवेश तो वही है केवल यहाँ प्लस हो गया है, तो ये दूरी वही है r² प्लस L², इसको मानिए समीकरण 2। अब इसकी दिशा किधर है, अब देखिए E2 की दिशा किधर होगी, देखिए धन आवेश इधर है तो E2 इधर हो जाएगा, ये E2 इधर हो गया धन आवेश के विपरीत, है ना। तो यहाँ से B से, यहाँ क्या लिखेंगे, B से किधर P की ओर, B से P की ओर, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का परिणामी कितना होगा, देखिए ये मिलाएंगे, ये कोण हम मान लेंगे थीटा है, ये वाला कोण थीटा है,
तो यहाँ से इन दोनों का परिणामी इसके बीच में से कहीं से होके जाएगा। अब इतना लिखने के बाद हम नीचे से लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, E1 व E2 को क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो वियोजित करिए, कैसे करेंगे, E1 बीच में होना चाहिए, जिसको वियोजित करेंगे वो बीच में होना चाहिए, और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत। चलिए एक बार समझ लेते हैं। जैसे वेक्टर ए को वियोजित करना है ना, तो दो घटक ऐसे बनने चाहिए, दो वेक्टर ऐसे बनने चाहिए, दो जो एक दूसरे के लंबवत हों, मतलब ये एक हो गया, दूसरा इस पर लंब, ठीक है। और ये जिस वेक्टर को वियोजित करना है उसके साथ जो कोण बनेगा, जिसके साथ कोण बनेगा, देखिए एक घटक ये बन गया, एक घटक ये बन गया, ये जो कोण बना है जिसके साथ वो होगा क्षैतिज घटक। क्या होगा, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक का मान देखिए, क्षैतिज यानी आधार, और दूसरा होगा लंबवत घटक, लंबवत घटक यानी लंब। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो क्षैतिज वाला कास में होगा और लंबवत वाला साइन में होगा, यानी क्षैतिज घटक कितना मिल जाएगा, ए कॉस थीटा, जो कोण बना है ए कॉस थीटा, और लंबवत वाला क्या बनेगा, ए साइन थीटा। उसी प्रकार से इसको वियोजित कीजिए। तो देखिए ये E1 है, इसका एक घटक देखिए हम ये मान लेते हैं, ये हो गया, तो इसके साथ ये बना हुआ कोण थीटा, चूंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, एकांतर कोण, तो ये थीटा है। तो एक घटक ये माने हैं, तो दूसरा घटक इसी पर लंब होगा, इस पर लंब खींचेंगे तो ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो ये थीटा वाला जो घटक है यानी क्षैतिज घटक, वो कितना होगा बताइए, बताओ हेमंत कितना होगा, ये क्षैतिज वाला घटक कितना होगा, E1 कॉस थीटा, है ना, जिसके साथ कोण बना है अभी बताया वो कॉस थीटा में होगा। और दूसरा वाला लंबवत घटक कितना होगा, E1 साइन थीटा। समझ गए। अब इसी प्रकार से E2 को वियोजित करो, E2 को भी वियोजित करेंगे, कैसे करेंगे, एक घटक यही मान लीजिए, दूसरा वाला इस पर लंब ऊपर की ओर करिए, जिस घटक को वियोजित करना है वो बीच में होना चाहिए, है ना। तो अब ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये भी होगा थीटा, है। तो अब देखिए क्या होगा, जिसके साथ कोण बना है वो कास में होगा, और दूसरा लंब वाला ये हो गया, तो लंब वाला घटक कितना हो जाएगा यहाँ, E2 साइन थीटा, और ये क्षैतिज घटक E2 कॉस थीटा, ठीक। अब इतना बनाने के बाद देखिए ये इतना लिखे हैं, इस नीचे से क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 को, किसको, E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करते हैं, इसे कह लीजिए E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करते हैं, तो इसमें देखिए E1 ज़्यादा है कि E2, E1 देखिए ये है, E2 ये है, दोनों में से कौन ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, बराबर, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर E1 E2 बराबर हैं, दोनों में साइन का गुणा हुआ है, तो ये पूरा बराबर हो गया ना, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर है। और दोनों विपरीत हैं, विपरीत दिशा में हैं और बराबर हैं, तो एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा, है ना। जी धक्का लगाइए 5 न्यूटन बल से, 5 न्यूटन बल से उधर से आएगा तो वो स्थानांतरित नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तो हमको लिखना क्या है कि E1 व E2 को दो घटकों में जब वियोजित करते हैं तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा दोनों परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में है। क्या, E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर इनके लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि और इनके क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कौन कौन, E1 कास थीटा व E2 कास थीटा, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो देखिए आप ऐसे हम लिखेंगे नहीं पूरा, है ना, जो भी बोले हैं उसको आप पॉज करके या पीछे करके वीडियो लिख लीजिएगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर देखिए क्या मिलेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो मतलब 2 गुणे धन 2 करेंगे कितना आएगा, 2 2 4, 3 धन 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 दूनी 6। तो ऐसे उसी प्रकार से 2 से गुणा करके लिख दीजिए, 2 E1 कॉस थीटा, ये मिल गया। अब E1 का मान रख दीजिए, तो क्या करेंगे, या यहीं से पहले कॉस थीटा का मान निकाल लो,
कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज पी ओ बी में, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ बी में क्या होगा, पी ओ बी में हमको क्या निकालना है, कास थीटा। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता ही नहीं है। पी ओ बी में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना यल, कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, सही है। अब रख दीजिए मान यही सब, तो ई बराबर मिल जाएगा 2, E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ घात 1 मान लेंगे, यहाँ रूट है, रूट मतलब घात 1/2, 1/2 और 1 जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा E बराबर, देखिए 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 2 को यहीं रहने दीजिए 1 लिख लीजिए, ये देखिए Q है और ये 2 यहाँ लगा दीजिए, Q इंटू 2L अपान, अभी देखिए ये कितना मिला है, घात 1 है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की यहाँ घात 1 है, यहाँ 1/2, 1 धन 1/2 करेंगे कितना आएगा, 2 1 2 1 3, यानी 3/2 हो गया। अब फिर वही बात, यहाँ आर का मान जो है बहुत ज़्यादा है यल की अपेक्षा, तो यहाँ लिखेंगे आर यल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर, यल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो जब यल स्क्वायर बहुत छोटा है तो प्लस है, प्लस या माइनस में हम हटा देते हैं छोटा मान, तो हटा लीजिए, तो यहाँ लिखें इस पेन से, तो कितना मिलेगा 1/, एक काम और कर लीजिए यहीं, चूँकि P = Q इंटू 2L, P की जगह Q इंटू 2L की जगह यहाँ P भी लिख देंगे हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P अपान, देखिए यल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर, अब इसकी घात कितनी है 3/2, घात पर घात हो तो घातों का करते हैं गुणा, तो ये आर स्क्वायर कट गया, तो मिल गया फार्मूला हमारा कितना, ये फार्मूला मिल गया। आप लोग नीचे लिखिएगा, है ना, जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, ये मिल गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक वैद्युत, जैसे हम हमेशा मानते हैं वैसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत ध्रुव AB है जिसके A पर -q कूलाम का आवेश, B पर +q कूलाम का आवेश, बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, कितना थीटा कोण पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो अब थीटा कोण पर निकालनी है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और उसकी दिशा किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर की तरफ ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, यानी P वैद्युत ध्रुव, ये सदिश राशि है वेक्टर लगा दिए हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसको 2 घटकों में वियोजित करेंगे, तो एक घटक ये वाला मान लेते हैं हम, ये जिसके साथ कोण बना हुआ है, और दूसरा घटक इसी पर लंब होगा, एक ये हो गया है ना, और दूसरा इस पर लंब होगा, ये इस पर लंब, लगभग ऐसे कुछ, ठीक। अब देखिए जिसके साथ कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, कास थीटा, तो ये मिल जाएगा हमारा ये P cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा P sin थीटा, है ना। तो लिखने के लिए जितना बताया उतना लिखिए, उसके बाद आगे क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव P को 2 घटकों में वियोजित करने पर, 2 घटकों में वियोजित करने पर ये घटक P cos थीटा, P cos थीटा, देखिए बिंदु P की दिशा में है ना, P की दिशा में है, यानी बिंदु P जो है P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2 घटकों में वियोजित करने पर एक घटक P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा है। फिर ही लिखिए कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के घटक कौन सा, P
कास थीटा के अक्षीय स्थिति में है या निरक्षीय स्थिति में है? ये पी कास थीटा के, देखिए के अक्ष पर है ना, इसी अक्ष पर है, के अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी? इसको हम E1 मान लेते हैं। अब अक्षीय स्थिति में याद होगा कितना होता है, 1/4πε0 2p/r³, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/4πε02। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना है, वैद्युत ध्रुव 2p cos थीटा, p cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2p cos θ/r³। अक्षीय स्थिति में यही होता है ना। अब E1 मिल गया। इसी प्रकार से p sin थीटा के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, बिंदु P जो है एकदम सेम वैसे लिख लीजिएगा, बिंदु P वैद्युत ध्रुव के घटक p sin थीटा है ना, p sin थीटा के क्या है, निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 p/r³ होता है ना, तो यही हो जाएगा p sin θ/r³, चूंकि ये घटक p cos sin थीटा है ना। तो अब ये मिल गया समीकरण 1 कर लीजिए, इसको 2। अब यहाँ इसकी दिशा दिखाइए, p sin थीटा के कारण देखिए ये वैद्युत क्षेत्र ये हो गया E1, ठीक, और E2 देखिए ये इधर है ना, इसी के विपरीत इधर बनेगा, ये मिल गया हमारा E2। अब दोनों क्या हैं, लंबवत हैं, लंबवत यानी 90 अंश। तो अब दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर लंबवत हों तो उनके बीच का जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वेक्टर कितना होता है, देखिए यदि A याद होगा तो A और B दो वेक्टर ऐसे बनाए थे ना, A B दो वेक्टर यदि थीटा कोण पर हैं तो परिणामी वेक्टर R बराबर क्या मिला था, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। अब यहाँ थीटा का मान यदि 90 अंश हो गया है ना, बीच का कोण दोनों वेक्टरों का 90 अंश हो गया, तो cos 90 का मान कितना 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी R बराबर √A² प्लस B²। उसी तरीके से यहाँ A की जगह E1 है, B की जगह E2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी, √E1² प्लस E2²। अब मान रख दीजिए यहाँ E1 E2 का तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 2p cos θ/r, ये क्यूब होता है ना, r³ होता है ये भी, तो ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर। देखिए E1 का मान रखे हैं, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए। अब आगे क्या मिलेगा, E2 का मान रखिए, ये E2² है, तो E2 का मान 1/4πε0 p sin θ/r³ का स्क्वायर कर लीजिए। अब जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। देखिए स्क्वायर है, बाहर आएगा रूट के तो एक घात लिखेंगे, स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ से मिला 1/4πε0, p भी है, p को भी कॉमन ले लीजिए, ये हो गया। अब बचा अंडर रूट में अंदर, ये देखिए r³ है, इसको भी लिख लीजिए बटे यहाँ r³, ठीक। अब ये बचा कितना इधर, ये 4πε0 कॉमन, p भी कॉमन, यानी 2 cos थीटा स्क्वायर कर लीजिए। इसका कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, cos का वर्ग स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए p भी कॉमन हो गया, 1/4πε0 कॉमन, r³, यानी बचा क्या है, क्या बचा है यहाँ sin थीटा, यानी sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको पता है यहाँ कुछ याद आ रहा है, कोई फार्मूला लगेगा यहाँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये फार्मूला बना दीजिए यहाँ, 4πε0 यहाँ लिखेंगे r³। अब ये देखिए बन गया 4 है ना, यहाँ लिख लीजिए, देखिए sin स्क्वायर थीटा हम पहले लिख देते हैं, प्लस 4 बार है 1 cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिए, बचा कितना 3 और 3 cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 ना, तो चलिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना मिल जाएगी,
P/4πε0r³ अंडर रूट, इसका मान 1 मिल गया, 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। किसी भी बिंदु पर जब थीटा कोण पर बिंदु हो तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये मिल गई। अब यदि कोण निकालना है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस कोण पर होगी, तो मान लीजिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 के साथ फाई कोण पर है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लंब क्या बनेगा, E2/E1, ऐसे भी कर लीजिए। तो E2/E1 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए E2 इतना है, 1/, देखिए मन में कर लीजिए E2 इतना बटे इतना, और जब बटे करेंगे E2/E1 करेंगे, देखिए 4πε0 कट गया, लिख लेते हैं, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो E2 देखिए ये है P/sin θ/r³, ठीक, ये मिल गया। अब बटे E1 जब करेंगे तो ये पलट करके ऊपर घुर जाएगा ना, 4πε0 ऊपर कर लीजिए, तो कहाँ लिखे, चलिए मिटा देते हैं, ये हो गया 4πε0 ऊपर और ये r³ ऊपर, और नीचे क्या बचा 2p cos θ। ठीक है, तो ये p से p काट दीजिए, r³ 4πε0 सब कट गया। तो मिला क्या यहाँ से मिल गया, देखिए ऊपर बचा है sin θ, नीचे बचा है 2 और cos θ, यानी tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई बराबर 1/2 tan θ। ठीक, ये हो गया हमारा। तो ये फार्मूला याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, इसलिए बता दिया। अब देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। क्या, बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण अभी हमने बताया है क्या होता है, जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो बलयुग्म कहलाता है। और बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, बलयुग्म की रचना करने वाले दोनों बलों में से एक बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होगा। एक समान, देखिए इसको लिखेंगे हम शुरुआत से कैसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए बिंदु पर -q कूलाम का आवेश, बी बिंदु पर +q कूलाम का आवेश है, बीच की दूरी 2l है, और वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हुआ है। कैसे लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत ध्रुव ए बी जिसके ए बिंदु पर -q कूलाम का आवेश और बी पर +q कूलाम का आवेश है, बीच की दूरी 2l है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। और इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है वो समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कैसे, समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया इस तरीके से। ठीक, अब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, अब इसमें थीटा कोण पर ये रखा हुआ है। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होगा, समझिए वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो वैद्युत ध्रुव मतलब आवेश, तो आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होता है, F/Q, तो यानी F बराबर कितना होगा, Q × E, यानी लगने वाले, देखिए त्रिशा गुणा करेंगे ना तो F बराबर क्या मिलेगा, Q × E, तो ये लगने वाला बल Q × E हो गया। तो E वैद्युत क्षेत्र में जब Q कूलाम का आवेश होता है तो उस पर कितना बल लगता है, Q × E। अब यहाँ देखिए वही स्थिति आ गई, E वैद्युत क्षेत्र है ना, इसमें -q आवेश यहाँ है, +q यहाँ है, तो ये आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र में है, तो जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों आवेश, देखिए q आवेश ये भी है, q आवेश ये भी है, परिमाण समान है और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब लगने वाले बल भी समान होंगे और समान है। और दिशा किधर है, देखिए दिशा विपरीत है, यानी धन आवेश, देखिए धन आवेश विपरीत ऋण आवेश की ओर, तो ये ऋण आवेश धन आवेश। अब देखिए विपरीत दिशा में है ना दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, समान भी हैं और देखिए समांतर भी हैं। देखिए ये दोनों क्या हैं, समांतर भी हैं, तो समांतर बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो इसमें बलयुग्म कार्य करेगा, और जब बलयुग्म कार्य करेगा तो बलयुग्म आघूर्ण भी होगा, और बलयुग्म आघूर्ण जिस पर कार्य करता है वो वस्तु घूम जाती है। क्या होती है, घूम जाती है। जैसे प्रैक्टिकली समझना चाहें तो समझ सकते हैं, देखिए ये है ना, तो इसमें जो है ये देखिए इसको घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक अंगुली इधर करनी होगी, एक इधर पकड़ के, है ना, देखिए
तो एक जो है इधर लग रहा है, एक इधर है, यानी विपरीत दिशा में लग रहा है। समांतर भी है और बराबर भी है, जितना बल इधर लग रहा है उतना इधर भी लग रहा है। समान है, समांतर विपरीत दिशा में लगेगा तो घूम जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई गाड़ी घुमाते हैं ना, तो उसमें भी जो है समांतर बल विपरीत दिशा में लगेगा तो घूम जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, हमने यहाँ बता दिया ना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत ध्रुव ए बी, ए पर -q, बी पर +q कूलाम का आवेश, बीच की दूरी 2l है, ये वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तो अब यहाँ कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, हैं, इतना लिखने के बाद ये चित्र बनाइए। फिर नीचे से लिखिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल, हम पूरा हम नहीं लिखेंगे, इसे कह दे रहे हैं, दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या है, QE, समान, समांतर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। लगने वाला बल कैसा है, समान, समांतर और विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण इस पर बलयुग्म कार्य करता है, बलयुग्म कार्य करता है और वैद्युत ध्रुव घूमने लगता है। ठीक, तो फिर यहाँ लिखेंगे ये घूमने लगता है तो इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, और ये देखिए प्रत्यानयन है, तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ प्रत्यानयन या जाए लिखिए बलयुग्म आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। अब बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा भाई, बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, एक बल और गुणे बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये पढ़ चुके हैं हम। तो बल चाहिए और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो बल तो कितना मिल गया, Q × E। अब बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हमको निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्रिया रेखा, ये हो गई बल की क्रिया रेखा। अब लंबवत दूरी क्या, यहाँ से इस पर लंब खींच लीजिए, ये लंब हो गया है ना, तो यहाँ बिंदु हम मान लेते हैं P, चलिए ठीक है, तो P क्या, AB, ये C मान लो। तो अब क्या होगा, यही है लंबवत दूरी, ये दूरी कैसे मिलेगी, ये कर्ण पता है हमको, लंब निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो निकाल लीजिए कैसे, यहीं लिख लीजिए, त्रिभुज ACB में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब क्या मिलेगा, BC, और कर्ण क्या हो गया 2l, तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा, लंबवत दूरी मिल गई। अब देखिए एक बल कितना है, एक बल कितना है, Q × E, और बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी मिल गई 2l साइन थीटा, और बल युग्म आघूर्ण होता है टाउ, तो ये टाउ बराबर हमारा हो जाएगा Q × 2l क्या होता है, Q × 2l आगे कर लीजिए, E, सोचते रहिए बता दीजिए कितना होगा, P बराबर क्या होगा, Q × 2l, तो यहीं रख दीजिए Q × 2l की जगह PE साइन थीटा, ये मिल गया टाउ। ठीक, ये हमारा आ गया बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 0 अंश, तो जब 0 होगा तो साइन 0 का मान 0, यानी बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पहली स्थिति मिलेगी कि यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर बलयुग्म आघूर्ण नहीं कार्य करता, यानी बलयुग्म आघूर्ण मिनिमम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 0। कब, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। और दूसरा पॉइंट, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब क्या होगा, लंबवत यानी 90 अंश, थीटा का मान 90, और दूसरी स्थिति में तब कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम, यानी मैक्स टाउ कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE। ठीक, यानी अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण कब लगेगा, जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक, तो ये हो गया बलयुग्म आघूर्ण। अब ये पूरी तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसको पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में हम पूरा फार्मूला एक बार लिखेंगे और सवाल पूरा लगाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।